अगर आप अभी आने वाले बैंकिंग एग्जाम्स में देखें तो आपके सामने सबसे पहला एग्जाम जो आ रहा है उसका नाम है ग्रामीण बैंक वाला, हमारा जो पीओ और क्लर्क का एग्जाम, जिसको आरआरबी पीओ और क्लर्क के नाम से हम जानते हैं, यानी रीजनल रूरल बैंक। सबसे खास बात इसकी यह है कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है या आपकी इंग्लिश वीक है, तब भी आप बैंक में नौकरी ले सकते हो और ये एकमात्र एग्जाम है। तो आज हम बात करेंगे, क्योंकि लगभग 60 दिन का समय बचा है। हालांकि एग्जाम डेट क्लियर नहीं है, बट नवंबर के आसपास एग्जाम है, तो आप अगर आज से देखें तो लगभग 60 दिन का समय आपके पास है। तो इन 60 दिनों में कैसे आप तैयारी कर सकते हो, दूसरा कट ऑफ क्या जाता है, इन दोनों चीजों पे हम बात करने वाले। और इसको लेकर मैंने एक पहले डिटेल्ड वीडियो भी बनाया है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन दी है, चाहे एज हो, क्वालिफिकेशन हो, एग्जाम पैटर्न हो, एवरीथिंग, हर एक चीज इसके अंदर हमने कवर करी है। तो आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं तो फॉर्म भरने की डेट, ये तो आपकी जो है ऑनलाइन जो इसके रजिस्ट्रेशन है वो 1 सितंबर से स्टार्ट हुए थे, 21 इसकी लास्ट डेट है। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले प्रीलिम्स की, तो आपका ऑनलाइन एग्जाम प्रीलिम्स जो ऑफिसर और ऑफिस असिस्टेंट यानी क्लर्क और पीओ के लिए है, तो वो आपके नवंबर दिसंबर के आसपास जाने वाला है, जो आपको शायद पहले से ही पता होगा, ठीक है। एक बार जल्दी से वैकेंसीज का कंपैरिजन अगर देखें तो आप यहां पे पाएंगे कि 2024 में अगर ऑफिस असिस्टेंट की बात करें तो 5800 वैकेंसी थी। 2025 में वैकेंसीज की संख्या उससे ज्यादा बढ़ी है और अच्छा नंबर इस बार है, 5800 से 7972, यानी लगभग 8000 के आसपास वैकेंसीज आ गई। वही अगर हम ऑफिसर स्केल 1 जिसको पीओ कहते हैं तो 3583 वैकेंसीज थी, जो 3900 हो गई है। तो लगभग आप देखेंगे कि सभी में संख्या थोड़ी सी बढ़ी है, किसी में ही कम है, लेकिन इस बार वैकेंसी काफी बेहतर है पिछले वर्षों की तुलना में। एग्जाम पैटर्न पे अगर हम बात करें तो इसमें आपको पता है कि पहले प्री होता है, फिर मेंस होता है, और ऑफिसर के लिए आपका इंटरव्यू भी होता है। सबसे अच्छी बात है कि इसके प्रीलिम्स में दो ही सब्जेक्ट आते हैं, पहला आपका रीजनिंग आएगा, दूसरा आपका मैथ्स आएगा, चाहे ऑफिस असिस्टेंट की बात करें या फिर हम पीओ की बात करें। तो इसके 40-40 क्वेश्चंस होते हैं, 80 क्वेश्चन 80 नंबर, और सेक्शनल टाइमर होता है। आपको रीजनिंग के लिए ज्यादा समय मिलता है 25 मिनट, और मैथ्स के लिए आपको 20 मिनट मिलता है। फिर लगभग सेम पैटर्न आप देखेंगे तो पीओ के लिए भी वही है, रीजनिंग और मैथ्स 40-40 क्वेश्चन 25 और 20 मिनट्स। और आपको पता होना चाहिए कि बैंकिंग एग्जाम्स में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग चलती है, ठीक है। इसके बाद फिर मेंस क्या है, लेकिन मेंस के बारे में हम आगे कभी बात करेंगे। हालांकि आप देख सकते हो कि क्लर्क के मेंस में क्या आएगा, और यही सबसे बड़ी चीज है कि आपके पास हिंदी या इंग्लिश में से एक भाषा चुनने का ऑप्शन होता है। तो इसीलिए आप बिना इंग्लिश जाने भी बैंक की एग्जाम्स निकाल सकते हो, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स, और पीओ भी आप बन सकते हो, क्लर्क भी आप बन सकते हो। आपके सामने सबसे पहले यहां पे मैं कट ऑफ दिखा रहा हूं। कुछ जगह अगर आपको ब्लॉक्स खाली दिख रहे तो या तो वहां पे वैकेंसीज नहीं थी या उसका डेटा अवेलेबल नहीं हो पाया है, दो कारण हो सकते हैं। जैसे हम देखें, और ये हम केवल प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं, यानी 80 में से, है ना, प्रीलिम्स आपका 80 नंबर का होता है, आप जानते हो, तो हम 80 में से बात कर रहे हैं। जैसे असम का जनरल का देखें तो 69.5 है, वही बिहार का देखें तो 66 है, छत्तीसगढ़ का देखें तो 61 है, गुजरात का 67 है, हरियाणा का 75 है भाई, हिमाचल प्रदेश का 74 है, जम्मू कश्मीर का 69 है, बाकी जगह मध्य प्रदेश का 70 है, उड़ीसा का 74 है, ठीक है। इसके बाद पंजाब 73, राजस्थान का आप देखेंगे तो 70 है, तमिलनाडु का 61 है, त्रिपुरा का 68.5, उत्तर प्रदेश का 69, उत्तराखंड का 74, और सबसे हाईएस्ट अगर आप देखेंगे तो वेस्ट बंगाल का है 77.5, ठीक है। तो आप ये समझिए कि लगभग रेंज डिपेंड करती है काफी सारी स्टेट्स पर आप ये समझो कि 70 के आसपास का तो कट ऑफ आपको देखने को मिला है, जो कि बहुत ज्यादा है ना। मतलब आपको ये समझो कि आपको 2-4 प्रश्न में ही गलती करने का चांस है, इससे ज्यादा आप गलती नहीं कर सकते जनरल कैटेगरी वाले। ऐसे आप ओबीसी देखेंगे तो 50 है, कहीं पे 69 है, 66 है, 61 है, 67 है, यहाँ पे 68 है, 72.5 भी गया है भाई महाराष्ट्र में। तो यहां भी अच्छा कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा। ईडब्ल्यूएस में मध्य प्रदेश में ओबीसी का मतलब जनरल का और ईडब्ल्यूएस का सेम गया था। फिर यहां पे कहीं कहीं पे आप देखेंगे तो एससी एसटी का 61.75 है या 68 है। मतलब बहुत ज्यादा आप ये समझेंगे तो बहुत बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन अच्छा खासा बैंक में कंपटीशन है। और एक तो दो ही सब्जेक्ट होते हैं, मैथ्स और रीजनिंग, और मैथ्स रीजनिंग में सब लोग बहुत अच्छे नंबर खींच लेते हैं, तो ये भी एक कारण है कि इसमें कट ऑफ ज्यादा जाता है। तो आप ये समझिए कि एक दो का ही डिफरेंस, प्लस माइनस 2 या 3 नंबर का डिफरेंस आपको इस साल दिखेगा।
मतलब बहुत ज्यादा डिप तो नहीं हो सकता, इसी के आसपास का कट ऑफ आपको देखने को मिल सकता है। ऐसे ही अगर हम पीओ की बात करें, पीओ का कट ऑफ काफी आप देखेंगे तो कम दिखेगा, क्योंकि लेवल एग्जाम का काफी ज्यादा होता है। तो 40 है, कहीं पे 50 है, 47 है, 61 है ना। आप देखिए हरियाणा का 61 है, फिर कर्नाटक का ओनली 38 है, मध्य प्रदेश का 55 है, महाराष्ट्र का 55 है, उड़ीसा का 56 है, पंजाब का 55। तो आप देखेंगे 50 के आसपास। तेलंगाना का 20 है मात्र, मतलब वैकेंसीज भी बहुत कम होगी वहां पे। ठीक है, उत्तराखंड 59.5 है, 57 है, यानी लगभग 50-55 के आसपास आपको मैक्सिमम कट ऑफ यहां पे देखने को मिलेगा। ओबीसी का आप देखेंगे 46 है, 59 है, 56, 49, 40, 52, 53 ये आपको दिख रहा है। ईडब्ल्यूएस का आपको 40 दिख रहा है। तो इस बार भी हम उम्मीद कर सकते हैं कि इसी के आसपास कट ऑफ रहेगा। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट बता देता हूं कि आपको किस सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने होते हैं। जैसे आप यहां पे सबसे पहले स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड दिख रहा होगा यहां पर, और इसमें कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं वो सब यहां पे दिख रहा है। मेनली इसमें अरिथमेटिक का पोर्शन ही रहता है, एडवांस में कुछ ही टॉपिक्स होते हैं, बाकी आपको पता होगा, नहीं तो एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, इन सब का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। मेंसुरेशन, 2D 3D जरूर यहाँ पे पढ़ना पड़ता है। रीजनिंग में ये सारे टॉपिक्स होते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनमें 70 से 75% वेटेज होता है, तो मैथ्स में आपका सिंप्लीफिकेशन हो गया भाई, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, डीआई हो गया, और अरिथमेटिक में भी परसेंटेज, रेशो, प्रॉफिट एंड लॉस, इस टाइप के जो टॉपिक्स हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैथ्स में आप क्या करिए, सबसे स्ट्रॉन्ग रेशो और परसेंटेज करिए, और इसके अलावा कोई तीसरी चीज आपको स्ट्रॉन्ग करनी है तो वो है आपका कैलकुलेशन। जो आप जैसे जैसे पेपर्स लगाओगे, मॉक टेस्ट लगाओगे, आपको समझ में आएगा कि कैलकुलेशन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और रेशो परसेंटेज की क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि सारे चैप्टर इससे लिंक हैं। आप हर चैप्टर में पाओगे कि ये कहीं ना कहीं रेशो परसेंटेज की टेक्निक से सॉल्व हो जाते हैं। तो सबसे पहले इनको मजबूत करिए, और कैलकुलेशन तो ओवरऑल आपको काम आएगा। बैंक का एग्जाम निकालना है तो आप एक चीज बिल्कुल तय समझिए कि आपकी स्पीड बेहद फास्ट होनी चाहिए। स्पीड बहुत जरूरी है, और स्पीड बढ़ाने के लिए आपको इंटेंशनली काफी समय देना पड़ेगा, काफी मेहनत करनी पड़ेगी भाई, तभी आपकी स्पीड बहुत अच्छी हो पाएगी। ठीक है, रीजनिंग में अगर हम बात करें तो आपका पजल है, सिलोलिज्म है, सिटिंग अरेंजमेंट, इनइक्वालिटी, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, ये वो चैप्टर है जिनसे लगभग 70 से 75% इनका वेटेज है, मतलब इनके क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। तो आपकी शुरुआत ही यहां से होती है। पढ़ने तो आपको बहुत सारे चैप्टर्स हैं, लेकिन रीजनिंग में इन चैप्टर्स को अपनी ताकत बनानी है, और मैथ्स में इन चैप्टर्स को अपनी ताकत बनानी है। तो आपके लिए सिंपल रूल है जो मैं हमेशा सभी को सिखाता हूं, कि पहला होता है भाई लर्न, दूसरा होता है आपके लिए रिवीजन, और तीसरा होता है लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, अगर आपने इन तीनों चीजों का बैलेंस बनाया तो आपकी जो सक्सेस है वो बिल्कुल श्योर है। ठीक है, लर्न यानी सीखिए, सिलेबस कवर करिए, टॉपिक्स को पढ़िए, उनका रिवीजन करते रहिए। एक तो डेली रिवीजन होता है, एक वीकली रिवीजन होता है, और फिर खूब सारी प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस में आप प्रीवियस ईयर्स के जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो आप सॉल्व करते हो, आप मॉक टेस्ट लगाते हो, आप सेक्शनल टेस्ट लगाते हो, है ना, सब्जेक्ट वाइज या टॉपिक वाइज आप टेस्ट लगाते हो। ये हर एक चीज आपके प्रैक्टिस का हिस्सा होती है ना। और प्रैक्टिस से आपको टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि बैंकिंग एग्जाम्स के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है भाई, और ये टाइम मैनेजमेंट बहुत सारे मॉक टेस्ट लगाने से ही आएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि स्पीड और एक्यूरेसी आने में टाइम लगता है। दो चीजें हैं, पहला होता है एक वर्ड जिसको हम कहते हैं एक्यूरेसी, और दूसरा होता है कि आपका जो समय है। आप अपनी पहली जो प्रायोरिटी है, फर्स्ट पे हमेशा एक्यूरेसी रखिएगा। एक्यूरेसी का मतलब होता है कि मैं जितने सवाल करूं वो मैक्सिमम सही हो। अगर मैंने 20 सवाल करे तो 20 में से 20 या 20 में से 19 या 20 में से 18 तो सही होने ही चाहिए, भले समय ज्यादा लगे। शुरू में समय आपके हाथ में नहीं रहेगा, शुरू में एक ही चीज आपके हाथ में रहेगी, और वो है एक्यूरेसी। हमेशा एक्यूरेसी पे फोकस करिए, जो करे वो सही निकले। और जब आप लगातार इस पैटर्न पे चलते रहोगे, लगातार अपनी एक्यूरेसी को मेंटेन करोगे, तो आप पाओगे बाद में कि आपका टाइम धीरे धीरे कम होते जाएगा, स्पीड बढ़ती जाएगी, और आप उतने ही समय में आप ज्यादा प्रश्न सॉल्व कर पाओगे। पर पहले समय पे काम नहीं हो पाएगा, उसके लिए कैलकुलेशन की प्रैक्टिस चलने दो। पहाड़े, वर्ग, घन, टेबल्स, स्क्वायर, क्यूब्स याद करो, बिना पेन के प्रैक्टिस करो, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस लगाओ, तो उससे आपका जो स्पीड अप है वो होते रहेगा। लेकिन
ओवरऑल टाइमिंग आपका धीरे धीरे कम होगा, आपका एक्यूरेसी जितना स्ट्रांग होते जाएगा आपका टाइमिंग उतना कम होते जाएगा। और लगातार मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं। आप अभी सेक्शनल लगाइए अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो, और अगर हो गया है तो आपको ऑल्टरनेट डेज में या पॉसिबल हो तो डेली मॉक टेस्ट आपको जरूर लगाना चाहिए, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि स्पीड बहुत मैटर करती है, और स्पीड एकदम से नहीं आएगी। शुरू में आपके बहुत कम नंबर आएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा टाइम कितना तेजी से निकल गया, पर जब आप 10, 15, 20 टेस्ट लगा लोगे तब थोड़ा सा आप एक अच्छे लेवल पे होंगे। फिर और टेस्ट लगाओगे तो आपके मार्क्स बढ़ेंगे। इसीलिए टेस्ट लगाने के बाद जो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज करनी है वो है उसका बहुत अच्छे तरीके से एनालिसिस। क्या गलती हुई है, कौन से टॉपिक्स पढ़ना है, कहां पे और सुधार करने की जरूरत है, ये हर चीज आपको एनालिसिस से मिलेगी। इसलिए टेस्ट लगाने से काम नहीं बनेगा, उसका एनालिसिस करना भी जरूरी है। देखना है, अपनी मिस्टेक से सीखना है कि कहां पर और बेटर करने की जरूरत है। तो टेस्ट विथ एनालिसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स है जिस पे डेली काम करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि यार मुझे 2 से 3 पजल तो रोज सॉल्व करनी ही है, मैं मिनिमम बता रहा हूं, मैक्सिमम आप जितना चाहे, है ना। फिर आपने कहा कि यार सिटिंग अरेंजमेंट जो है उसके भी 2-3 सवाल, 2-3 सिटिंग अरेंजमेंट रोज सॉल्व करनी है। फिर डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, नंबर सीरीज हो गया, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन हो गया। ऐसे जितने भी टॉपिक्स होते हैं जो स्कोरिंग है, जिनमें आपको ऐसा लगता है कि यार इनमें कमांड करने में मुझे टाइम लगेगा, इनको डे टू डे बेसिस पर लेकर आओ कि इनकी प्रैक्टिस तो रोज करनी है ना। सिंप्लीफिकेशन हो गया, नंबर सीरीज हो गया कि आपने कहा यार 10 नंबर सीरीज रोज सॉल्व करनी है, 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन रोज सॉल्व करनी है, 2 से 3 डीआई रोज सॉल्व करने हैं, ठीक है, 10 से 15 सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन रोज सॉल्व करने हैं। जब आप ये रोज रोज करोगे तब आप देखना 30 दिन 40 दिन में गजब रिजल्ट आपको मिलेंगे, है ना। जब आप डेली पजल सिटिंग अरेंजमेंट पे काम करो, क्योंकि अभी एक पजल जमाने में नए बच्चे को कभी कभी घंटों लग जाते हैं, 1 घंटे में एक ही पजल सॉल्व हो रही है। अब आप सोचो आपके पास एग्जाम में 45 मिनट है और अगर 2 पजल आ गई तो क्या करोगे, 2 घंटे में 2 पजल सॉल्व करोगे? नहीं। तो अभी आपको समय लगेगा। पजल पढ़ोगे, 1 बार पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे, तीसरी बार पढ़ोगे तो चीजें दिमाग में बैठेगी, सेट होगा, सारी चीजें, समय लगता है। इसलिए रोज नियम बनाओ कि भाई रोज 2 से 3 पजल सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करना है। फिर इनमें जिन टॉपिक्स में दिक्कत है उन पे आप काम करोगे, तो जब इस तरीके से आगे बढ़ोगे तब जाके आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है भाई, तो इसीलिए अभी तो आप सबसे पहली प्रायोरिटी, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो पहली प्रायोरिटी सिलेबस को दो, क्योंकि हर चैप्टर, उसके कॉन्सेप्ट्स, उसकी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस खत्म हो तब जाके मॉक टेस्ट लगाओगे, एनालिसिस करोगे, स्पीड बढ़ेगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी, टाइम आपका कम होगा। ये सब चीजें तब होगी जब आपका सिलेबस फिनिश हो चुका होगा। तो पहले पूरी ताकत सिलेबस में लगाओ और रिवीजन करना बंद नहीं करना, है ना। आप जो डेली पढ़ते हो उसका एक बार रिवीजन करो और एक बार आदत बनाओ कि पूरे हफ्ते में जो पढ़ा उसका रिवीजन भी आपको करना है। और इसके अलावा ये डेली बेसिस पे इन चैप्टर्स को जब आप सॉल्व करोगे और इन वेटेज वाले चैप्टर्स पे मेहनत करोगे और कंसिस्टेंट रहोगे, तब आप देखोगे कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स कुछ दिनों में दिखने लगेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको कट ऑफ और अभी कैसे पढ़ना है इन चीजों के बारे में कुछ समझ में आया होगा। स्टिल अगर आपके कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट कर दीजिएगा, तो अगले वीडियो में उन सभी प्रश्नों के जवाब भी मैं दे दूंगा। और अगर आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है तो विनर्स की एप्लीकेशन पे घर बैठे मात्र 499 में आप आरआरबी पीओ का कोर्स ले सकते हो, क्लर्क का कोर्स ले सकते हो, वीओडी है, सारा चीज इसमें आपको, सारे चैप्टर, सारे सब्जेक्ट्स, एवरीथिंग बहुत सिस्टमेटिक तरीके से मिल जाएंगे। ऐसे ही आप असिस्टेंट का भी ले सकते हो, ऑफिस असिस्टेंट का सेम फीस में आपको मिल जाएगा। ओवरऑल आप चाहते हो कि यार आने वाले हर एग्जाम की बढ़िया तैयारी हो जाए, तो बैंकिंग का अचीवर्स फाउंडेशन बैच है, ये आप ले सकते हो। इसमें सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा। हालांकि ये भी आपके कंप्लीट है, मतलब इसमें प्री और मेन सब कुछ इंक्लूड है। आप अगर ये 499 वाले ये बैचेस लेते हो तो इनमें प्री मेंस आपको सब चीजें मिलेंगी, है ना। ऑफलाइन आकर अगर आपको पढ़ना है तो आप विनर्स के इंदौर सेंटर पे आके ऑफलाइन पढ़ सकते हो। एलआईसी का भी बैच उपलब्ध है, एसबीआई क्लर्क है, इनकी टेस्ट सीरीज है, तो ये सब आपको मिलेगा विनर्स इंस्टीट्यूट ऐप पर। किताबें भी हैं, आप चाहे तो सब्जेक्ट वाइज बुक्स ले सकते हैं, बाकी ऑफलाइन आकर आप पढ़ाई करना चाहें तो डिटेल से। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीजें बहुत अच्छे समझ में आई होगी। फिर भी कोई प्रश्न है आप कमेंट करिए, अगले वीडियो में उन सब की जानकारी दूंगा। बहुत सारी शुभकामनाएं, मेहनत करिए, मैं आपको समय समय पर आकर गाइड करते रहूंगा। थैंक यू, जय हिंद।